वाले डर के मारे देखते रहे जैसे प्रताप का भूत महल में घुसा। घाटी में बसा हुआ सलपुर गांव था, बिल्कुल पुराने जमाने का। हरे भरे चावल के खेत जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे, जो गर्म भारतीय धूप में चमकते थे। हंसी उतनी ही मीठी जितनी यहां बहुतायत में उगने वाले आम हवा में भर जाती थी। साल था 1901। सलपुर में जीवन सरल, शांत, समृद्ध था। गांव वाले अपने राजा का सम्मान करते थे, जो एक दयालु शासक था और ज्ञान और करुणा के साथ शासन करता था। राजा का महल बीते युग की भव्यता का प्रमाण गांव पर एक सतर्क संरक्षक के रूप में खड़ा था। जटिल नक्काशी से सजी इसकी सफेद दीवारें सुनहरी धूप में चमकती थी। मोर अपने सुंदर बगीचों में इठलाते थे, उनके चमकीले पंख जीवंत रंगों का तमाशा दिखाते थे। महल की दीवारों के भीतर राजा ने शासन किया। उसका हृदय इस ज्ञान से भारी था कि पृथ्वी पर उसका समय निकट आ रहा है। उन्होंने एक लंबा और पूर्ण जीवन जिया था। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। फिर भी चिंता की एक छाया ने उनके हृदय को काला कर दिया। उसके प्यारे गांव सलपुर का भविष्य उसके दिमाग पर भारी था। उसकी निगाह अक्सर क्षितिज की ओर जाती थी। उसके विचार उस प्रश्न से घिरे रहते थे जो उसके जागने के घंटों को सताते थे। उसके जाने के बाद उसके लोगों की रक्षा कौन करेगा? राजा के 4 बेटे थे, हर एक अपने आप में एक राजकुमार। वे रात के आकाश में टिमटिमाते सितारों की तरह अलग थे। सबसे बड़े प्रताप में अपने पिता का दयालु हृदय और न्याय की अटूट भावना थी। वह एक स्वाभाविक नेता था जिसे गांव वाले प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। उसका ज्ञान उसकी उम्र से ज्यादा था और उसकी ईमानदारी खुद हिमालय की तरह निर्विवाद थी। दूसरा बेटा विजय फिजूल खर्ची और अतृप्त महत्वाकांक्षा का आदमी था। उसका हृदय शक्ति के लिए तरसता था और वह जनता की प्रशंसा की लालसा रखता था। उन्होंने सिंहासन को अपने जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देखा। उनकी महत्वाकांक्षा एक धधकती आग थी जिससे उन सभी को भस्म करने की धमकी दी जो उसके रास्ते में खड़े थे। तीसरा बेटा चांद भोगी आदमी था। शराब, औरतें और जुआ ने उसका ध्यान खींचा। उसके दिन क्षणभंगुर सुखों की धुंध में बदल गए। उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारियों की परवाह नहीं थी। उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी तुष्टि पर था। सबसे छोटा विक्रम एक साया था। उसके विचार और इच्छाएं धुएं की तरह मायावी थी। वह एक मास्टर जोड़ तोड़ करने वाला था। दूसरों के कानों में संदेह और भय फुसफुसाता था। ठंडी टुकड़ी के साथ देखता था कि उसके चारों ओर अराजकता कैसे फैल रही है। हर बीतते दिन के साथ राजा का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। महल के एक बार के जीवंत रंग फीके पड़ने लगे थे, जो राजा की आंखों में मध्यम होती रोशनी को दर्शाते थे। एक समय हंसी और संगीत से गूंजने वाली फिजा अब अनिष्ट की भावना से भारी हो गई थी। राजा ने अपने अंत को निकट जानकर अपने पुत्रों को बुलाया। उनकी आवाज हालांकि कमजोर थी, उनके अधिकार का भार वहन करती थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें संबोधित किया था। उन्होंने एकता की बात की, न्याय और करुणा के साथ शासन करने के महत्व की। उसने उन्हें याद दिलाया कि उनका कर्तव्य सलपुर के लोगों के प्रति है, कि उनकी शक्ति एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। हालांकि उनके शब्द बहरे कानों पर पड़े। विजय अपनी महत्वाकांक्षा से ग्रस्त होकर केवल सिंहासन को अपनी मुट्ठी में देखता था। चांद अपनी आत्मतुष्टि की दुनिया में खोया हुआ ने अपने पिता की दलीलों पर थोड़ा ध्यान दिया। विक्रम उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक छाया में रची गई। केवल प्रताप दुख से भरे हृदय से वास्तव में अपने पिता के शब्दों को सुना, अपनी विरासत को सम्मानित करने की कसम खाई। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, राजा ने अपनी अंतिम सांस ली। महल की दीवारों पर लंबी अशुभ छाया पड़ गई। उनके निधन ने न केवल एक युग का अंत किया, बल्कि सत्ता के संघर्ष की शुरुआत भी की, जो सलपुर को अलग कर देगा। सलपुर के ग्रामीणों ने अपने प्रिय राजा के खोने पर शोक मनाया। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप को सही उत्तराधिकारी के रूप में देखा।
उसके पास अपने पिता का ज्ञान और करुणा थी और उसकी शांत शक्ति ने उन्हें अनिश्चित समय में सुरक्षा की भावना प्रदान की। लेकिन विजय अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कि दूसरी योजनाएं थीं। उसका मानना था कि सिंहासन उसकी चालाकी और क्रूरता से उसका था। उसने प्रताप के शासन करने की क्षमता के बारे में संदेह पैदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों के डर का फायदा उठाया, उन्हें अपने शासनकाल में समृद्धि और गौरव का वादा किया। चांद सामने आने वाले नाटक के प्रति उदासीन अपने वासना में लिप्त रहा। उसकी एकमात्र चिंता उसकी अगली क्षणभंगुर खुशी की उपलब्धता थी। वह अपने चारों ओर चल रहे तूफान से बेखबर रहा। विजय के जोड़ तोड़ के खेल में एक मोहरा मौन प्रेक्षक विक्रम भाइयों को आपस में भिड़ते हुए देखता रहा। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए। वह जानता था कि अराजकता से अवसर पैदा होते हैं और वह स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार था। सलपुर पर तनाव छा गया। कभी सामंजस्यपूर्ण माहौल अब संदेह और भय से भर गया था। विजय हर गुजरते दिन के साथ उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उसने सिंहासन पर प्रताप के दावे को चुनौती दी। उन्होंने ताकत के सार्वजनिक प्रदर्शन की मांग की, यह तय करने के लिए युद्ध द्वारा परीक्षण कि कौन अधिक योग्य शासक है। प्रताप शांति का आदमी अपने भाई के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने से हिचकिचा रहा था। वह समझ गया था कि इस तरह की प्रतियोगिता से सलपुर और बंटेगा। उसने विजय को समझाने की कोशिश की, उसे अपने पिता की मृत्यु की इच्छा की याद दिलाई। लेकिन विजय सत्ता के लोभ में अंधा हो गया था, नहीं माना। उन्होंने प्रताप की अनिच्छा को कमजोरी के रूप में देखा, एक संकेत कि वह शासन करने के लिए अयोग्य था। उसने ग्रामीणों को भड़काना जारी रखा, भाई को भाई के खिलाफ, दोस्त को दोस्त के खिलाफ कर दिया। एक अंधेरी रात जब सलपुर सो रहा था, त्रासदी आ गई। विजय ने चांद और विक्रम की सहायता से प्रताप के कक्षों पर धावा बोल दिया। विजय के प्रति वफादार महल के रक्षकों ने आंखें मूंद ली, क्योंकि भाइयों ने प्रताप को उसके बिस्तर से घसीटा। प्रताप उसकी दयालु आंखें अपने ही भाइयों के विश्वासघात को दर्शाती हैं कि निर्मम हत्या कर दी गई। उसके शरीर को उस नदी में फेंक दिया गया जो सलपुर के बीचों बीच बहती थी। 14 साल का सन्नाटा। विजय ने अपने भाई के खून से सने हाथों से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने लोहे के हाथों से शासन किया। उसका शासनकाल भय और उत्पीड़न से भरा था। सलपुर की सड़कों पर कभी गूंजने वाली हंसी खामोश हो गई थी। उसकी जगह डर की फुसफुसाहट ने ले ली थी। प्रताप की हत्या में अपनी भूमिका से प्रेतबाधित चांद ने एक बोतल के नीचे सांत्वना मांगी। वह अपने पूर्व स्व का एक खोल बन गया। उसकी हंसी की जगह उसकी आंखों में एक प्रेतबाधित रूप आ गया। त्रासदी का मौन आयोजक विक्रम छाया में और पीछे हट गया। उसने ठंडी टुकड़ी के साथ विजय के शासन को देखा। उसका दिमाग पहले से ही अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। विजय के प्रकोप के डर से जी रहे ग्रामीणों ने प्रताप की बात करने की हिम्मत नहीं की। उसका नाम वर्जित हो गया, एक फुसफुसाती किंवदंती जो केवल बंद दरवाजों के पीछे बोली जाती थी। लेकिन उनके प्रिय राजकुमार की याद, उनकी दया और करुणा उनके दिलों में जीवित रही। 14 वर्षों तक सलपुर ने विजय के अत्याचारी शासन को सहा। एक बार जीवंत गांव जो अब भय और चुप्पी में डूबा हुआ था, आशा की एक किरण की प्रतीक्षा कर रहा था। एक संकेत है कि उनका दुःस्वप्न एक दिन समाप्त होगा। प्रताप की हत्या की 14वीं बरसी पर एक खूनी चांद आकाश में भारी लटका हुआ था, जो सलपुर पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। डर से भरी फिजा में प्रत्याशा की गड़गड़ाहट थी। गांव वाले, उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी निगाहें नदी की ओर घबरा कर देख रही थी। गांव में एक सर्द हवा चली। आम के पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। उनकी शाखाएं लयबद्ध रूप से लहरा रही थीं, मानो कोई भयानक नृत्य कर रहा हो। कुत्ते आमतौर पर भौंकने और गरजने की आवाज चुप हो जाते थे। उनकी पूंछ उनके पैरों के बीच में दबी रहती थी। गांव में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी।
जो तब तक तेज होती गई जब तक कि उसने महल की नींव ही हिला नहीं दी। गांव वाले, उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए थे। आराम के लिए एक साथ हडल्ड उनकी आंखें डर से चौड़ी थी। और फिर नदी की गहराई से एक आकृति उभरी। लंबी और आलीशान आकृति नदी से निकली। उसके रूप से पानी झर रहा था जैसे कोई भयानक कफन। हरी रोशनी से चमकती उसकी आंखें अंधेरे को चीरती हुई खोज रही थीं, ढूंढ रही थीं। गांव वाले हांफने लगे। उनके दिलों की धड़कन के ऊपर उनकी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये प्रताप था, या कम से कम उसकी ताकतवर आत्मा उस पानी की कब्र से वापस, जहां उसके भाइयों ने उसकी निंदा की थी। उसका चेहरा जो कभी दयालु और कोमल था, अब क्रोध और दुख के मुखौटे में बदल गया था। उसके कपड़े भीगे हुए और उसके कंकाल के फ्रेम से चिपके हुए थे। नदी के पानी और एक चिपचिपे काले रंग के ऊज से सराबोर थे, जो मौत और क्षय की गंध ले रहे थे। वह एक अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ चला गया। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, क्योंकि वह महल की ओर बढ़ गया था। उसके जागने में बर्फीली ठंड का निशान छोड़ गया। गांव वाले डर के मारे देखते रहे जैसे प्रताप का भूत महल में घुसा। रात में चीखें गूंज उठीं। हर एक महल की दीवारों के भीतर सामने आने वाले आतंक का प्रमाण थी। एक एक करके विजय, चांद और विक्रम अपने भीषण अंत से मिले। दया के लिए उनकी चीखें रात ने निस्वाल ओढ़ ली। जब भोर हुई तो ग्रामीण घबराहट के साथ महल के पास पहुंचे। एक बार की भव्य संरचना अब खामोश खड़ी थी। उसकी सफेद दीवारें लाल रंग से सनी हुई थीं। मौत की दुर्गंध और तामसिक आत्माओं की सुस्त उपस्थिति से हवा भारी हो गई थी। सलपुर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस रात की याद से हमेशा के लिए प्रेत बाधित गांव वाले प्रताप के भूत से डरते थे। उनके जीवन में कभी जो हंसी और खुशी भरी थी, वह चली गई थी। उसकी जगह एक बेचैन खामोशी ने ले ली थी। महल जो कभी आशा और समृद्धि का प्रतीक था, एक प्रेत बाधित मकबरा बन गया। उस रात की एक खौफनाक याद दिलाता है जब प्रतिशोध ने सलपुर की सड़कों पर कदम रखा था, और इसलिए तामसिक राजा की किंवदंती जिंदा रही। पीढ़ी से पीढ़ी तक फुसफुसाई जाने वाली एक सतर्क कहानी, अपराध बोध, भय और भाईचारे के अविनाशी बंधन की स्थायी शक्ति का प्रमाण, यहां तक कि मृत्यु में भी।